The Perseverant IAS. तो गाइज आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ फिर से आपके इस अनदर सेशन में, जिसका हम लोग इससे पहले भी 2 वीडियो निकाल चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को शुरू कीजिए देखना, ठीक है। और कुछ लोगों का कहना है कि सर सेशन जो है बहुत छोटा चला रहे हैं आप, थोड़ा सा सेशन को एक्सटेंड कीजिए। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो की जो टाइमलाइन है कुछ लंबा करूं, तो जितना मैं कोशिश कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। और लेकिन आप लोगों की तरफ से कोशिश नहीं हो रही है। कोशिश क्या नहीं हो रही है कि जो वीडियो का जो रीच है काफ़ी डिक्रीज हो रहा है। पहली वीडियो तो ठीक ठाक गई, लेकिन सेकंड वाली वीडियो जो है वो सेंचुरी नहीं मारी अभी तक। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसको जो नीडी पीपल है, जो नीडी स्टूडेंट है, उस तक पहुँचाइए कम से कम यार, क्योंकि आप जब तक नहीं पहुँचाइएगा, देखिए मैं फास्टिंग कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपको लगता होगा कि 1 टेक में वीडियो बनती है, बट ऐसा होता नहीं है। वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है और उसके लिए क्या होता है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। 2 से 3 घंटा को लगातार फ्लो में बोलना पड़ता है, तब उसमें से बीच में से कंटेंट निकाला जाता है और कंटेंट निकालने के बाद फिर इसको एडिटिंग में जाता है और एडिटिंग करने के बाद फिर ये आपकी फाइनल वीडियो आपके सामने आती है, ठीक है। तो आपको ये लगता होगा कि सर जो है बस खड़े होकर बोल दिए, आपको समझा दिया और आप समझ गए, हो गया कहानी खत्म, मैंने देख लिया वीडियो और ख़त्म करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसको आगे तक भी पहुंचाइए। जो बच्चे को ज़रूरत है उसको दीजिए, या फिर आप रिकमेंड कीजिए कि इस यूट्यूब चैनल पे जाएं और उसको खुद से ही चेकआउट करें कि भाई कौन कौन सी वीडियो आ चुकी है, कौन कौन सी आने वाली है, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, ठीक है। तो बिना किसी देर के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्वेश्चन जो है इसमें कवर अप करना है। तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 इसको अपलोड कर दी जा चुकी है, ये पार्ट 3 आज शुरू करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल आज के लिए ये बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स इन अ कॉमन बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल से आपको 7 सेगमेंट डिकोडर में जा रही है इनपुट्स लाइन्स, तो कितने इनपुट लाइन्स की आवश्यकता होगी ये बाइनरी कोडेड डेसिमल के यूनिट्स को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता क्या है। देखिए भाई, आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सभी लोग रेलवे स्टेशन गए होंगे, प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि बड़ी सी घड़ी लगी होती है। उस घड़ी जो होती है वो डिजिटल क्लॉक होती है, बेसिकली उसमें एलईडीज़ वगैरह लगी होती हैं और वो एलईडीज़ कुछ इस तरीके से डिजिटल फॉर्म में टाइम को शो करती है। तो बेसिकली टाइम जो शो होता है वो डिजिटली फॉर्म में शो हो रहा है, आपको तो दिखता है कि इस तरीके से, बट ये जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उस तरीके से ये डिस्प्ले नहीं करता है। इसके आगे जो है ना बाइनरी कोडेड डेसिमल्स यूनिट लगा रहता है, तब ये जो है इनपुट अपना देता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले को, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि आपको 3 बजे शो करना है, तो 3 शो करना है, तो देखिए ये जो होता है वो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसको कोडिंग की जाती है, ठीक है। तो अगर मुझे 3 शो करना है, घड़ी में 3 दिखाना है, तो इसके लिए कौन कौन सी एलईडी जो है ग्लो करेगी। देखिए ये वाली एलईडी ग्लो करेगी, आपको अच्छे से बताता हूं मैं कि किस तरीके से एलईडी ग्लो करती है। 3 का अगर टाइमिंग दिखाना है तो ये ए वाला एलईडी ग्लो करेगा, ये बी वाला एलईडी ग्लो करेगा, ये एफ वाला, सी वाला और डी वाला। इससे क्या होगा कि 3 आपके जो घड़ी में शो करेगा वो 3 नंबर न्यूमेरिक में 3 शो करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से शो करता है टाइमिंग। अगर मान लिया जाए कि अगर 1 शो करवाना है तो आप लोग समझ चुके होंगे कि 1 कैसे शो करेगा, ठीक है। अगर ये इसको कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। क्या होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। मैं कुछ जल्दी चलूँगा आज, क्योंकि सेशन को थोड़ा लंबा करना है, तो डिटेल में आपको दूंगा आंसर, लेकिन थोड़ा जल्दी आप समझने, पॉज करके वीडियो को पॉज कर जो है आप जो है देख सकते हैं बाद में, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बोलूँ कि अगर 1 मेरे को शो करना है इस डिजिटल क्लॉक में, तो क्या करेंगे, ये वाला यानी कि बी वाला और सी वाला, ये ए वाला कहलाता है एलईडी, ये डी ई एफ जी। तो कौन कौन सा शो करेगा 1 के लिए, सिर्फ बी और सी ग्लो करेगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से बीसीडी यूनिट रहती है और इससे इनपुट्स लाइन गुजरते हैं, ठीक है, और ये जाता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, ठीक है। तब ये ग्लो करता है, इसमें टाइमिंग शो करता है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि किस तरीके से बाइनरी कोडेड डेसिमल इनपुट देता है और जिससे आपको आउटपुट मिलता है एज अ टाइम। तो देखिए बात करेंगे कि देखिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले में टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग जो होते हैं वो कितने से काउंट्स होते हैं, 0 से लेके 9 डिजिट तक ये काउंट कर सकता है। तो 0 से लेके 9 डिजिट तक काउंट कर सकता है, तो मैक्सिमम कितना, तो ये काउंट करेगा 9 को। और 9 का अगर हम लोग बाइनरी निकालें तो कितना होता है, कोई बता सकता है कि 9 को बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा। तो उसके लिए 1 2 4 8 का जो है हम लोग थ्योरी अपनाएंगे। फिलहाल इसको समझ लीजिए, हम लोग डिजिटल की क्लास में जो है ना प्रॉपर ढंग से समझेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल 9 को जो है, 9 एक डेसिमल नंबर है यहाँ पे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये ग्लो होगा और ये ग्लो होगा, बाकी ये दोनों ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये 0 0 रहेगा और ये 1 1 रहेगा। तो बेसिकली कितना हो गया, 1001 को हम लोग 9 बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि बाइनरी में हम लोग 9 को बोल सकते हैं 1001, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि अब जो है
1001 के लिए कितने यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी बीसीडी को? तो गिन लेंगे 1 2 3 4, यानी कि ये बीसीडी में, जो बीसीडी में कितने इनपुट्स रहेंगे? 7 सेगमेंट डिस्प्ले और ये बीसीडी है, तो कितने इनपुट्स रहेंगे? 1 2 3 4, ठीक है। तभी तो ये टोटल आपको मैक्सिमम कितने डिजिट को आउटपुट देगा? 9 तक का डिजिट को आउटपुट देगा, यानी कि बीसीडी से कितने इनपुट्स निकलेंगे भाई? तो 4 इनपुट्स लाइन निकलेंगे। तो भैया इधर से जो इनपुट देंगे हम लोग, यही इसी को बोलते हैं इनपुट लाइन। तो इसमें कितने इनपुट लाइन होकर गुजरेंगे? 4 इनपुट लाइन होकर गुजरेंगे। तो इसका जो जवाब होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वो है 4। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये निकल कर आ रहा है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का ये बेसिक सा सवाल है। इसमें कह रहा है, जो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये चार्ज दे रखा है, इसमें टाइम टी के थ्रू जो है वायर का जो रेजिस्टेंस दिया गया है 1 ओम और 3 वोल्ट का डीसी सप्लाई है। जो भी चीज़ पहले दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। 3 वोल्ट का जो है वोल्टेज दिया गया है VDC, और रेजिस्टेंस जो दिया गया है वो दिया गया है 1 ओम का। यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज जिसको हम लोग कूलम बोलते हैं, वो 180 कूलम दिया गया है, ठीक है। और आपको निकालना है टाइम, यानी कि टाइम कितने देर के लिए ये फ्लो करेगा, ठीक है। 3 वोल्ट का डीसी सप्लाई और 1 ओम का रेजिस्टेंस है उस वायर का, तो 180 कूलम का जो चार्ज है कितने देर के लिए फ्लो करेगा इस डीसी सप्लाई से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले करना क्या है कि आपको जो है ओम्स लॉ, यहाँ पे आप लोग जानते हो कि पहला जो फार्मूला लगेगा वो ओम्स लॉ का लगेगा। ओम्स लॉ का ये फार्मूला होता है, और उसके बाद एक बेसिक सा है कूलम्स लॉ, उसमें जो है Q बराबर IT। ये 2 फार्मूला से आपको ये इसका जो है आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ से जो है आप I निकाल लेंगे। I निकालने के लिए V/R हम लोग कर लेंगे। तो V/R से कितना निकल जाएगा? 3 वोल्ट का डीसी सप्लाई दिया गया, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एम्पियर है, यानी कि I आपको जो निकल गया वो निकल गया 3 एम्पियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। I जब निकल गया आपका 3 एम्पियर, Q दिया ही हुआ है 180 कूलम, तो सिंपल है, आपको T नहीं निकल जाएगा, T निकल जाएगा, कूलम्स लॉ लगाइए ना भाई, Q बराबर IT, Q बराबर IT होएगा। तो Q दिया हुआ है और I भी हमने ओम्स लॉ के थ्रू निकाल लिया है, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम क्या निकल जाएगा? Q बाई I। तो Q कितना है भाई? 180, और टाइम I कितना है? I हमने अभी निकाला है 3 एम्पियर। तो इसको जब कट करेंगे तो 60 सेकंड जो है आंसर निकलेगा। तो 60 सेकंड हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में कहाँ पे है। तो भैया ऑप्शन में तो सारे ऑप्शन जो है मिनट्स में है, तो फिलहाल 60 सेकंड्स कितने मिनट्स के बराबर होते हैं? तो 1 मिनट के बराबर होता है। आंसर नंबर D इज द करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकल कर आ रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल से। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर है। 3 फेज का स्क्वायरल केज एक मोटर है जिसको कनेक्ट किया जा रहा है स्टार डेल्टा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि स्टार कनेक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं। इस तरीके से एक नोड रहता है, इससे निकलता है, और डेल्टा कुछ इस तरीके से कनेक्शन किया जाता है वायर का, ठीक है। तो इसको हम लोग थ्योरी में बेसिकली कवर अप करेंगे। फिलहाल आप सवाल समझ लीजिए कि ये एक 3 फेज का मोटर है और इसको जो है कनेक्शन किया जा रहा है स्टार डेल्टा कनेक्टर से। तो बोल रहा है कि कौन सा कनेक्शन मोड, किस तरीके से कनेक्शन लगाया जाएगा। तो सबसे पहले बोल रहा है कि डेल्टा लगाएंगे, फिर स्टार लगाएंगे, फिर डेल्टा लगाएंगे। कभी भी ऐसा कनेक्शन 3 फेज स्क्वायरल केज के साथ नहीं होता है, ठीक है। स्क्वायरल केज एक हाई स्पीड मोटर होता है। इसके बारे में अगर हम लोग थ्योरी करेंगे, थ्योरी में हम लोग सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। स्क्वायरल केज मोटर किसके क्लासिफिकेशन इसका कैसा है, किस मोटर के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। फिलहाल इसका कनेक्शन मोड किस तरीके से लगाया जाता है तो आप लोग समझ लीजिए। याद करने का तरीका यहाँ पे ये है कि स्टार पहले आ रहा है और डेल्टा बाद में आ रहा है। तो पहला कनेक्शन स्टार का करेंगे, उसके बाद डेल्टा का कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार देन डेल्टा मोड्स, यही 2 कनेक्शन करेंगे, तब जाकर 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम लोग यूज करेंगे इस तरीके का कनेक्शन। तो आपका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग अगर ध्यान से देखिए तो एक वोल्टेज एम्पलीफायर का क्वेश्चन है। एम्पलीफायर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एम्पलीफायर होता क्या है। एम्पलीफायर एक बेसिक सा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जो हम लोग के इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, यानी कि बढ़ाता है। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है भाई। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन में कि वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करेगा, वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा। यानी कि इनपुट का वोल्टेज अगर कम है तो ये एम्पलीफाई करके आउटपुट में आपको ज़्यादा वोल्टेज दे देता है, ठीक है। तो भाई ऑप्शन पढ़ेंगे, ये सिंपल सा बेसिक सा सवाल है। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग कि आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा इनपुट वोल्टेज से, ये कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज कम कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। हमने आपको बता दिया ये एक एम्पलीफायर है, तो जाहिर सी बात है कि आउटपुट हमेशा ज़्यादा रहेगा इन कंपेरिजन विथ इनपुट, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज कभी भी 0 होएगा नहीं इसका, ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज इक्वल इनपुट वोल्टेज के, तो ये तो एम्पलीफायर का
काम ही नहीं है कि आउटपुट और इनपुट दोनों इक्वल हो जाए। तो जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल कहता है, तो नेक्स्ट सवाल करने से पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसको ज़रूरतमंद स्टूडेंट के साथ शेयर भी कीजिए। और इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में नहीं जानते हैं वो मेरा पार्ट 1 देख लें, उसमें मैंने डिटेल में बताया प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता क्या है, इसका काम क्या है। तो फिलहाल हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिंपल सा इसका जवाब देने जा रहे हैं कि बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कौन सा टाइप जो होता है सुटेबल नहीं करता है ग्लास बॉटल को डिटेक्ट, यानी कि आपके सामने में कोई ग्लास का बॉटल रखा हुआ है तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। किस टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है वो बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट डिटेक्शन के लिए सेंस किया जाता है, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट डिटेक्शन, नॉन कॉन्टैक्ट डिटेक्शन को ये सेंस करता है। ठीक है, यानी कि जहां कोई भी चीज़ छू नहीं सकते हैं हम लोग, दूर से ही इसको सेंस करना है, उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ होता है। ठीक है, तो कैपेसिटिव तो होएगा नहीं, कैपेसिटिव में एक दूसरे के सामने रहना जरूरी है। ठीक है, तो इस टाइप का सेंसर जो होता है सुटेबल होता है बेसिकली। ठीक है, अल्ट्रासोनिक टाइप का भी इसमें भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है। देखिए कैपेसिटर कभी भी कॉन्टैक्ट में रहता है एक दूसरे के, ये इंसुलेट रहता है, इंसुलेट रहता है आपस में। ये है प्लेट नंबर 1 और ये है प्लेट नंबर 2। ठीक है, तो कैपेसिटर कुछ इस तरीके से रहता है, ये आपस में कांटेक्ट में नहीं रहता है। तो इस तरीके का जो कैपेसिटिव टाइप जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासोनिक में भी रेज निकलते हैं जो बिना टच किए ही किसी भी चीज़ को सेंस कर लेता है, तो ये भी एक सेंसर के रूप में यूज़ किया जा सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक, दूर से ही लाइट जाता है, इसमें भी कॉन्टैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके के भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है सुटेबल होता है। तो बेसिकली कौन सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर सुटेबल नहीं होता है, वो होता है इंडक्टिव टाइप। ठीक है, तो इसका आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, तो जल्द से जल्द इस सवाल को भी करेंगे। ये सवाल भी आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से निकल कर आ रहा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितना होगा मॉड 12 काउंटर में। मॉड 12 काउंटर जो है बेसिकली जो काउंट करेगा वो 0 से लेके 11 तक को काउंट करेगा। ठीक है, मॉड 12 है तो मॉड 12 0 से लेके 11 तक काउंट करता है, इसी को बोलते हैं मॉड 12। ठीक है, अगर बोले कहीं आपके सवाल में मॉड 12 नहीं देकर एग्जामिनर पूछ देता है मॉड 14 या मॉड 18, ठीक है, अब पूछ दे मॉड 18 में कितने फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ किया जाता है, तो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, तो मॉड 18 जो है ये काउंट करेगा 17 तक, और यहाँ पे MSB यानी कि मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 17 है, और 17 को जब हम बाइनरी में कैलकुलेट करेंगे 17 को जब हम लोग बाइनरी में कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 4 8 16 के इससे, तो 16 रहेगा ग्लो में, ये नहीं रहेगा ग्लो में, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा। मतलब कि इस तरीके को, इस 17 को अगर हम लोग बाइनरी में कैलकुलेट करें तो कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा 10001। तो इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ किया जा सकता है, 1 2 3 4 5 फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ किया जाएगा किसमें, मॉड 18 में, याद रखेंगे। लेकिन सवाल मेरा मॉड 12 का है, यानी कि 0 से लेकर 11 तक को काउंट करेगा, तो 11 का आप सिंपली बाइनरी निकालिए, 1 2 4 8, 11 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 और 1। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थ्योरी क्लास लेक्चर अटेंड करेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। फिलहाल आप लोग देखिए कि किस तरीके से 11 को कन्वर्ट किया गया है। तो इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया गया, 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया गया, यानी कि मॉड 12 में कितने फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया जाएगा, 4। ये एक बेसिक सा सवाल था, तो इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स का ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से निकल कर आया था सवाल। अगला सवाल जो है ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सवाल निकल कर आ रहा है। इसमें जो है बेसिकली सेल्स पे है। सेल्स समझते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। यानी कि ये जो सवाल जो निकल कर आ रहा है वो बैटरी का निकल कर आ रहा है। तो बैटरी का कॉम्बिनेशन, जो लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जानते हैं कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसी तरीके से बैटरी का भी अपना अपना कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। तो बैटरी का बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बोल रहा है कि 10 सेल्स को, कितने सेल को जोड़ा जा रहा है आपस में, 10 सेल्स को। कैसे जोड़ा जा रहा है भैया, हर सेल का जो अपना अपना जो EMF है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो 2 वोल्ट का है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ सेल्स है भाई, 10 है, और उनका जो है पर्टिकुलर हर सेल का अपना EMF है। कितना EMF है भाई, 2 वोल्ट का है।
ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। हर सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जब अगर कार्बन सेल है तो उस कार्बन में हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेता है, ठीक है, रेसिस्टर क्रिएट कर लेता है। तो जिस वजह से उसमें अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस जो दिया गया है वो 1 ओम का दिया गया है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग शॉर्ट यानी कि स्मॉल आर में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टेड किया जा रहा है। तो इसमें बोल रहा है, देखिए ये सवाल जो है बेसिकली इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो है आधा अधूरा सवाल दिया है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि इसको मैं करेक्शन करवा देता हूँ यहाँ पे। लेकिन ये 2019 का जो पेपर आया था शिफ्ट 2 का, इसमें जो बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे तो उनको फुल मार्क्स दिया गया होगा। सिर्फ ये रहता है, क्राइटेरिया ये रहता है कि अगर क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, यानी कि सवाल अगर कुछ भी गलत आया है, तो करना क्या है कि उस तरीके के सवाल को आपको अटेम्प्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करते हैं तो बोर्ड ये समझेगी कि ये इनवैलिड क्वेश्चन था, बट आपको आता था इसका जवाब, इसलिए आपने इसको अटेम्प्ट किया है। तो ऐसे कंडीशन में जो होता है आपको इस पे फुल मार्क्स दिया जाता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है ना कि इसमें जो है कॉम्बिनेशन नहीं बताया गया कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसका जो बेसिकली होता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में किया गया है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में किया गया है। और इसका जो सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग कैपिटल आर मानते हैं, इसको 20 ओम दिया जाएगा, ठीक है। तो 20 ओम का रेजिस्टेंस इस सर्किट का होना चाहिए, जिसको बोलते हैं लोड रेसिस्टर, ठीक है। बस इतना चीज, ये 2 चीज इसमें मिसप्रिंट कर रखा था कि जो सर्किट जो सेल्स जो बनाया गया, देखिए सेल जो है सीरीज में जोड़ा गया होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से जोड़ा गया होगा, नंबर ऑफ सेल्स। तो कहीं ना कहीं से तो सोर्स से जोड़ा गया होगा, तो सोर्स से जोड़ा गया होगा तो बीच में रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस सेल का जो ईएमएफ है 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का रहा होगा, ये भी 2 वोल्ट का रहा होगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ एन सेल्स यहाँ जुड़े हुए हैं और सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है। यहाँ भी 1 ओम होगा, यहाँ भी 1 ओम होगा, और इस तरीके से सभी सेल्स का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। बट यहाँ पे जो इसने नहीं दिया था वो नहीं ये दिया था कि ये जो सेल्स हैं, ये सारे जो 10 सेल्स हैं वो किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो इसका जो करेक्शन है वो ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं और इनका जो लोड रेसिस्टेंस है वो 20 ओम का रहेगा। आइए अब इसको हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो है सबसे पहले देखिए इस सवाल को आप अच्छे से पढ़िएगा। तो बोल रहा है 10 सेल ईच ऑफ 2 वोल्ट ईएमएफ एंड 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। यहाँ पे बताया नहीं गया कि किसमें कनेक्शन दिया गया है, कनेक्टेड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यहाँ पे सवाल ये भी नहीं पूछ रहा है कि काची निकालना है इस सवाल में। सवाल में आपको, लेकिन जो बच्चे तेज होंगे वो समझ गए होंगे कि सवाल में क्या निकालना है। सवाल में निकालना है करंट, करंट कितना डिलीवर करेगा ये 10 सेल, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल करंट डिलीवर कितना होगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो हमने बताया कि 10 सेल्स हैं, सबका ईएमएफ कितना है, 2-2 वोल्ट का है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है और सर्किट का जो अपना रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस 20 ओम का है, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ नहीं दिया गया है और केवल आपको निकालने के लिए दिया गया, हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, ये सारे सेल्स जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं आपस में। तो आपको बताना है कि करंट कितना डिलीवर्ड हो रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए करंट कितना डिलीवर्ड होगा भाई, सबसे पहले इस आई बराबर क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज यहाँ निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा भाई, एन डॉट ई, यानी कि 10 सेल्स अपने अंदर से कितना वोल्टेज जनरेट करेंगे। तो एक सेल कितना है, एक सेल 2 वोल्ट का है, तो 10 सेल कितना निकालेगा, ये हो गया एन ई के थ्रू, ठीक है। आर निकालना है, आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ कितना है भाई, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जितना होगा उसी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और साथ में सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप जोड़ लीजिएगा, फार्मूला निकल गया आपके सामने। फार्मूला जब निकल गया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट करना है आपको भैया, करंट निकालना है। एनी निकल जाएगा, एनी कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2-2 वोल्ट की बैटरी है ना जी, 2-2 वोल्ट की सेल है। अच्छा, एन है मेरा 10, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 20 है। तो ये 20 हो गया ऊपर और ये 10 और 20 कितना हो गया 30। तो आंसर जो होगा वो कितना होगा 2/3, 2/3 कितना होगा, पॉइंट में आ जाएगा आंसर, पॉइंट में आ जाएगा। तो देखिए आपका जो ऑप्शन भी पकड़ा रहा है वो ऑप्शन भी नहीं पकड़ाएगा। ऑप्शन क्यों पकड़ाएगा, क्योंकि आपका सवाल जो है क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है। तो आपका जो है अगर सवाल में 2/3 एम्पियर रहता तो आप सही कर सकते थे। इसको अगर पॉइंट में हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो 0.66 एम्पियर, 0.66 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। फिलहाल आपको न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल था, इसका कैसा अप्रोच रहेगा, इसमें कौन सा फार्मूला जो है इंप्लीमेंट करेंगे वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सवाल इनकम्प्लीट था, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। सवाल में बोल रहा है कि ऑनलाइन यूपीएस जो होता है वो क्या चीज़ अपने अंदर रखता है। ऑनलाइन यूपीएस जो होता है बेसिकली
क्या क्या रखता है भाई, हम लोग ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। ये बेसिकली जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है। ऑनलाइन यूपीएस हमने बता चुका है, पहले ही वीडियो हमारी जब देखिएगा तो उसमें यूपीएस के बारे में मैंने डिस्कस किया था। यूपीएस को बेसिकली अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं। जब आपके घरों में जो मेन पावर जो है चली जाती है, तब इसको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बैकअप कौन प्रोवाइड करता है, यूपीएस प्रोवाइड करता है। तो फिलहाल जो है यूपीएस के और डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, इसमें बोल रहा है कि यूपीएस जो है क्या क्या अपने अंदर यूज़ करवाता है, मतलब यूपीएस किस किस चीज़ से बना हुआ होता है। रेक्टिफायर नहीं, बैटरी भी तो रहता है। देखिए बेसिक कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों होता है इसमें। यानी कि एक ऑनलाइन यूपीएस में रेक्टिफायर का भी ज़रूरत होता है और इन्वर्टर का भी ज़रूरत होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये सवाल जो है निकल कर आ रहा है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से निकल कर आ रहा है ये सवाल। इसमें ये पूछ रहा है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर की क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए अगर आप अपने मोबाइल में, देखिए मोबाइल कम्युनिकेशन का ये सवाल है। तो अभी तक मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि कौन कौन से फील्ड से, कौन कौन से ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक के कौन कौन से ब्रांच से कौन कौन सा सवाल। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत में जाकर देख लीजिएगा कि किस फील्ड से, किस ब्रांच से कितने क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। तो उस क्वेश्चन मतलब कि उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उस फील्ड को, उस ब्रांच को आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से निकाल लेना। अगर कम्युनिकेशन से आया है ज़्यादा सवाल तो कम्युनिकेशन वाला आप रट लीजिए पूरा, बेहतरीन आपको उसमें कमांड कर लीजिए। अगर डिजिटल से आया तो डिजिटल पे कमांड कीजिए। तो आपको कमांड लेवल पे, इसीलिए मैं आपको हर ब्रांच बता रहा हूँ। ऐसे ब्रांच बताने का मेरा और कोई मकसद नहीं है। ब्रांच बताने का मेरा केवल और केवल यही मकसद है कि किस ब्रांच से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर देखिए किस तरीके से आपको घुमा रहा है हर ब्रांच में। तो यहाँ फिर से आ गया है मोबाइल कम्युनिकेशन से सवाल आ रहा है। सिंपल सा है कि अगर आप किसी भी एक अपने मोबाइल से किसी को कॉल लगाते हैं तो उस फ़ोन में जो क्रिस्टल ऑसिलेटर रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। देखिए कोई भी पर्टिकुलर सवाल जो आउटगोइंग कॉल है आपके मोबाइल से जो लग रहा है उसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो देखिए भाई, क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गई तो दूसरे एरिया में घुस सकती है। देखिए ये बेसिकली जो होता है मोबाइल कम्युनिकेशन जो होता है बेसिकली QAM पे आधारित होता है। QAM के बारे में हम लोग और अधिक जानेंगे, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। फिलहाल अभी जो है यहाँ पे आपको केवल एक थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल दिया गया है और इस थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल को हम लोग कर लेते हैं। तो बेसिकली इस सवाल का जो जवाब होगा वो जवाब होगा 26 मेगाहर्ट्ज़। क्या होगा भैया, 26 मेगाहर्ट्ज़। ना ये ज़्यादा है ना ये कम है, ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यानी कि फ्रीक्वेंसी का एकदम इंटरमीडिएट लेवल है, ना ये ज़्यादा है ना ये कम है। देखिए ये बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा ही के आसपास है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते थे। चलिए, तो ये रहा आपका सवाल का जवाब। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, स्क्रीन पे ये रहे आपके सवाल। सवाल को पढ़िए। सवाल को अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा, केवल और केवल मेरा मुँह देखिएगा तो फिर भाई ठीक है आपसे सवाल बनेगा नहीं इसलिए मेरा मुँह नहीं देखिए और सवाल पढ़िए। सवाल में ये बोल रहा है कि AC कपलिंग क्यों यूज़ किया जाता है CRO में। CRO हमने बता दिया है कि CRO क्या होता है भैया। आपको इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने बता चुका है कि CRO क्या होता है। CRO इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि CRO जो है एक दिल होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। CRO का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो इसमें जो होता है AC कपलिंग मोड में CRO में क्या यूज़ किया जाता है भाई। तो AC कपलिंग जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि AC सिग्नल का यूज़ किया जाएगा। तो देखिए ये तो होएगा नहीं, DC सिग्नल का कभी भी यूज़ नहीं किया जाएगा। जब AC मोड ऑन किया गया है तो DC सिग्नल का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों तो आपस में ही कट गया। एनी सिग्नल का मतलब कुछ भी सिग्नल यूज़ कर दीजिएगा डिस्प्ले करने के लिए, नहीं। तो ये राइट आंसर है। सिर्फ और सिर्फ AC सिग्नल का यूज़ किया जाएगा किसी भी डिस्प्ले को देखने के लिए। तो आपका आंसर जो है, ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था, आपका आंसर जो था A इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फिर से इस सवाल को पढ़िए। हाँ, और अगर ये सेशन आपको मज़ेदार लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। अगर इस पे व्यूज़ कम आता है तो वीडियो बहुत देर आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि फास्टिंग में आपके सामने जो है 2 से 3 घंटे की वीडियो मैं ला रहा हूँ। साथ के साथ जो है आप लोग जो है आराम से बेड पे बैठ कर वीडियो देख लेते हैं और उसको आगे तक नहीं बढ़ाते हैं। तो व्यूज़ जब नहीं आएगा तो मेरे को कैसे लगेगा कि वीडियो कोई देख रहा है। जब कोई देखेगा नहीं तो मैं बनाऊँगा किस लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा दूर तक फैलाइएगा, बोधगया से भी आगे। हाँ, बोधगया कहने का मतलब ये है कि केवल ये बिहार में नहीं घूमना चाहिए। ये वीडियो जो है ऑल ओवर इंडिया घूमनी चाहिए। ठीक है, इंडिया में ही घूमनी चाहिए ये वीडियो। हाँ, इंडिया से बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, इंडिया से बाहर निकालिएगा तो हो सकता है अरेबियन सी में पहुंच जाए, हो सकता है बे ऑफ बंगाल में भी पहुंच जाए। सिग्नल को ज़्यादा दूर नहीं ले जाना, इसी के अकॉर्डिंग घूमते रहना है। ठीक है, इसके बॉर्डर लाइन पे। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन हो गया हंसी मजाक बहुत। ठीक है, तो सवाल करते हैं। सवाल में ये पूछ रहा है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर में
पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो पीक वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो, इसको बोलते हैं, इसकी पीक वैल्यू इससे डिनोट करेंगे, और वोल्टेज की पीक वैल्यू किससे डिनोट करेंगे, वी मैक्स से डिनोट करते हैं। और बात करें आरएमएस वाली, आरएमएस का फुल फॉर्म होता है भाई रूट मीन स्क्वायर, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे बाद में। फिलहाल जो बच्चे बोलते हैं कि सेशन को लंबा कीजिए सर, उनके लिए मैं पूरी तरीके से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा डिटेलिंग में शॉर्ट करूंगा और लंबा ले जाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो पीक वैल्यू को हम लोग मैक्स से डिनोट करते हैं और आरएमएस वैल्यू को आरएमएस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है, इसमें बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो देख लीजिए भाई, जो वी आरएमएस होता है या आई आरएमएस होता है वो पीक वैल्यू का √2 होता है। क्या होता है, इसको आप लोग रट लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग रट लीजिए। वी आरएमएस इक्वल टू वी मैक्स अपॉन √2 होता है और आई आरएमएस इक्वल टू आई मैक्स अपॉन √2 होता है। तो भैया अब देख लीजिए क्या जवाब जो है आ रहा है, जवाब तो आरएमएस दिया ही नहीं गया, इसमें रिलेशन बताया गया वी पीक से निकालना है। तो वी पीक निकाल लीजिए, तो वी पीक क्या हो जाएगा, इसी को वी पीक बोलते हैं, यानी कि वी पी। तो वी पी क्या हो जाएगा, √2 इंटू वी आरएमएस। ये वाला ऑप्शन कहाँ आपको दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए सवाल को फिर से पढ़ेंगे। जो इमीटर होता है वो जो होता है, उस इमीटर में इलेक्ट्रॉन जो होता है मेजॉरिटी कैरियर के रूप में यूज किया जाता है। उस तरीके का कौन सा ट्रांजिस्टर होता है भाई जिसके इमीटर में इलेक्ट्रॉन जो होता है मेजॉरिटी कैरियर के रूप में यूज किया जाता है, बताइए भाई। इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट बताइए, आप इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं ना, तो बताइए कि किस तरीके का ट्रांजिस्टर में होता है ना। पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। और एक तो ये दोनों जो है ना, ये तो है डिजिटल ट्रांजिस्टर है, एन चैनल ट्रांजिस्टर, ये आईसी बनता है इससे। और पीएनपीएन ये पावर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर है, एससीआर वगैरह है, ठीक है। ट्राइक या डायक ये सारे चीज़ें, ठीक है। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का बात ही नहीं करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो भैया पहले ही खत्म हो गया, एग्जामिनर झूठ मूठ का दे दिया था। तो चलते हैं अगला जो एनालॉग ट्रांजिस्टर है उसका बात करेंगे। इन लोग दोनों तो पावर ट्रांजिस्टर था, आई डिजिटल ट्रांजिस्टर था। तो बात करेंगे एनालॉग ट्रांजिस्टर का। तो देखिए भाई, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है मेजॉरिटी कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किस ट्रांजिस्टर में भाई। तो बताइए, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर लें तो इसमें क्या चीज मेजॉरिटी कैरियर होता है, तो आप बोलिएगा होल्स होता है सर, बिल्कुल सही। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है मेजॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन होता है सर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, बिल्कुल सामने है, ठीक है। आइए देखते हैं कि इस सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये निकल कर आ रहा है कि भैया टीटीएल लॉजिक, ये एक डिजिटल कम्युनिकेशन का सवाल है। किसका सवाल है भाई, इसको बोल सकते हैं वीएलएसआई या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन, ये इस फील्ड से सवाल आ रहा है। तो सवाल क्या आ रहा है भैया, चल के देखते हैं। टीटीएल देखिए 2-3 तरीके का लॉजिक लेवल होता है, एक होता है डीटीएल, एक होता है टीटीएल, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो यहाँ सवाल आया ट्रांजिस्टर लॉजिक का। तो ट्रांजिस्टर लॉजिक में बोल रहा है कि वीसीसी का जो इस्तेमाल किया जाता है 5 वोल्ट, हाईएस्ट 5 वोल्ट का जो है बायसिंग यूज़ किया गया, एक्सटर्नल बायसिंग। तो आपको बता रहा है कि लॉजिक लेवल, लॉजिक 2 तरीके का होते हैं, 0 और 1, आपको पता होगा। 0 को लो लेवल लॉजिक बोलते हैं और 1 को हाई लेवल लॉजिक बोलते हैं। तो बोल रहा है कि 0 के लिए कितने वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि 0 के लिए जो होता है वो 0 से लेकर एकदम बिल्कुल कम वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही एक्सटर्नल बायसिंग जो है कम वोल्टेज दिया गया 5 वोल्ट तक। तो इसलिए इसका जो बायसिंग किया जाता है 0 के लिए कितना वोल्टेज होना चाहिए, 0 से लेके 0 वोल्ट से लेके 0.8 वोल्ट तक, कभी कभी 1 वोल्ट भी ले लेते हैं, 1 वोल्ट से कम लेंगे, ठीक है। तो 0 से लेके 0.8 तक, और 0 से लेके यानी कि 2 से लेके 2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक, या फिर जितना वीसीसी है उतना लेंगे। किसके लिए भाई, हाई लॉजिक के लिए। तो अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई कि अगर टीटीएल लॉजिक रहा तो उसमें 0 को डिस्प्ले करेगा, 0 वोल्ट भी 0 ही को डिस्प्ले करेगा भाई, और 0.1 वोल्ट भी 0 ही लॉजिक को डिस्प्ले करेगा, 0.6 भी 0 ही को लॉजिक को डिस्प्ले करेगा। समझ में आया। और अगर मैं बोलूँ कि 3 वोल्ट
तो ये 1 को डिस्प्ले करेगा। अगर मैं बोलूँ 4 वोल्ट तो ये भी 1 को डिस्प्ले करेगा। अगर मैं बोलूँ 2 वोल्ट तो ये भी 1 को डिस्प्ले करेगा। समझ में आया? तो दोनों तरीके के लॉजिक लेवल आपको बताए गए हैं, दोनों तरीके के, 0 और 1। 0 में कितने वोल्टेज होते हैं? तो 0 के लिए ये इतने वोल्टेज होते हैं, और 1 के लिए ये वोल्टेज यूज़ किया जाता है, यानी कि ये और ये। तो ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था, आपको मैंने डिस्कस कर दिया। तो आपका जो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। माइनस में कभी भी नहीं होगा, ये दोनों तो वैसे ही कट गया, और 0.3 नहीं होगा 0 तक। और यहाँ जब 0 आ ही गया, देखिए आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे सवाल को, 0 जब आ ही गया तो ये जो 0 वोल्ट कभी भी जो है हाई लॉजिक को डिफाइन करेगा ही नहीं करेगा। 0 वोल्ट कभी भी हाई लॉजिक को डिफाइन ही नहीं करेगा, यानी 1 लॉजिक को कभी डिफाइन ही नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, माइनस में कभी होएगा ही नहीं। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये रहा स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल। सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर नीड्स अ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। देखिए मैं अपने आईटीआई के स्टूडेंट्स को बता दूं, मैं अपने कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाता हूं। जब स्टूडेंट को बोलता हूं कि भैया ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है तुम पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। मैं जो आईटीआई में पढ़ाता हूं, देखिए मैं अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें सारे क्वेश्चन, सारे तो नहीं बोलूँगा मैं, 60% जो क्वेश्चन मैं आईटीआई के सिलेबस में जो कवर करता हूँ अपने कॉलेज में। तो बच्चे लोगों को जब मैं लाइव क्लास लेता हूँ कॉलेज में, तो उसमें बच्चा लोग को जब मैं बोलता हूँ तो बच्चा लोग जो है एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है कि सर जो है ऐसे ही बोल रहे होंगे मजाक में। लेकिन देखिए यहाँ पे सवाल जो डिस्कस मैं कर रहा हूँ उसमें अभी 4 से 5 सवाल, इसी सेशन में 4 से 5 सवाल जो है एकदम आ चुका है। जैसे इससे पहले जो मेजॉरिटी कैरियर वाला आ गया वो आ गया, ठीक है। इससे पहले जो कूलम्स का बेस सवाल था बेसिक इलेक्ट्रिक, ये आ गया। और ये अभी देख लीजिए सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, मैंने 1000 मरतबा जो है अपने कॉलेज में बच्चे लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो यूज़ होता है वो किस में होता है, मेरा बच्चा लोग आसानी से बता देगा। जो मेरे कॉलेज में जो मेरा स्टूडेंट है वो लोग आसानी से बता देगा। 2 फेज फुल वेव रेक्टिफायर कभी नहीं होगा। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में स्टेप डाउन का यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर में भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है, ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है भैया? फुल वेव टू डायोड रेक्टिफायर, यानी कि 2 डायोड रेक्टिफायर जो फुल वेव कहलाता है उसी में यूज किया जाता है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, जी बोलने से नहीं होगा, उसको पढ़ाई करने से होगा, ठीक है। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग को जो है वो हाफ स्प्लिट कर दिया जाता है, यानी कि सेंटर से जो है स्प्लिट किया जाता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे ये प्राइमरी साइड होता है और ये सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड में जो होता है स्प्लिटिंग हो जाता है सेंटर टेप में, यानी कि जो नंबर ऑफ वाइंडिंग है वो जो है उसको हाफ स्प्लिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है कि आज के सेशन के लिए हम लोग आखिरी सवाल करते हैं क्योंकि मेरे में एनर्जी अब रही नहीं, ठीक है। मेरा जो है एनर्जी लेवल डाउन हो चुका है और 14 घंटे का जो है फास्टिंग चल रहा है। तो 14 घंटे की फास्टिंग में भाई 30 कराना कराना इम्पॉसिबल चीज़ है। तो फिलहाल जो है आज के सेशन के लिए हम आखिरी सवाल ले रहे हैं, ठीक है। तो अपने जो ऑनलाइन व्यूअर को मैं यही बोलूँगा कि अभी थोड़ा इस मंथ जो है आप लोग जो है थोड़ा सा टाइम दे दीजिए इस मंथ, और अगले मंथ से जो है हम लोग हर सेशन में हाफ क्वेश्चन कर देंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन होता है ना, 75 क्वेश्चन होता है एलपी के टेक्निकल सवाल का। तो हम लोग जो है 30 to 35 क्वेश्चन जो है आराम से करेंगे एक सेशन में, ठीक है। तो अभी जो है अभी छोड़ दे रहे हैं, आपको डिटेलिंग भी चाहिए होता है तो डिटेलिंग के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए, और फास्टिंग भी चल रहा है। तो भाई रिक्वेस्ट करेंगे कि यही है कि ठीक है लाइक ठोक दीजिए इसी बात पे, जो मेरा जो जज्बा है उसको देखते हुए लाइक ठोकिए। और वो जो रेड कलर का जो बटन होगा, ठीक है, उसको वैसे ही नहीं सिर्फ क्या कहते हैं डेकोरेट करने के लिए नहीं दिया गया यूट्यूब में। यूट्यूब उसको दिया है कि आप यूज़ कीजिए, उस फैसिलिटी को यूज़ कीजिए। उस फैसिलिटी को जब यूज़ कीजिएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए उसके लिए पैसा कोई चार्ज नहीं होता, पैसा चार्ज हम लोग करते हैं यहाँ पे अपने जो कैंपस में जो बच्चे आ रहे हैं उसमें चार्ज हो रहा है, आपको घर जाकर प्रोवाइड हो रहा है। तो देखिए ज़्यादा बोलेंगे आप सोचिएगा नेता बन गए सर तो नेता नहीं है, कहने का मतलब ये है कि भाई वीडियो जो है बहुत मेहनत से बनती है और इस मेहनत को जो है काम में लाइए, यूटिलाइज़ कीजिए। और जितना मेहनत हम जो दे रहे हैं आपको उतना आप भी मेहनत कुछ करना नहीं है। आप अपने व्हाट्सएप में 100-150 तो ग्रुप बना ही हुआ होगा, कर दीजिए शेयर, नॉन टेक ग्रुप में भी और टेक ग्रुप में भी कर दीजिए। बस इतना ही करने के लिए बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। खास करके जो लोग कमेंट कर रहे थे ना उनको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज का लास्ट सवाल हम लोग लेते हैं। तो लास्ट सवाल में ये बोल रहा है कि डैश इज यूज टू डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ह्यू एंड सैचुरेशन। देखिए ह्यू एंड सैचुरेशन क्या होता है, जो लोग फोटो एडिटिंग करते हैं ना आजकल फोटो एडिटिंग बहुत चलता है। तो फोटो पहले खिंचाता था, उसके बाद खिंचा के डायरेक्ट जो आधार कार्ड की तरह फोटो होता था उसी तरीके से आदमी का फोटो आ जाता था ओरिजिनल। लेकिन आजकल बहुत तरीके के फोटो एडिटर मार्केट में आ चुके हैं। उसमें क्या होता है, उसमें एक जो है क्या कहते हैं उसको, एक बेसिकली से कैटेगरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एक ऑप्शन दिया गया है आपको आपके फोटो को इन्हांस करने के लिए। क्या करने के लिए? इन्हांस करने के लिए। यानी कि आप जो है
थोड़ा सा खूबसूरत हो जाइए, काला है तो गोरा हो जाइए और गोरा है तो काला भी कर देगा। इसी को बोलते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है। अगर सैचुरेशन कुछ ज़्यादा कीजिएगा तो काला हो जाएगा। आज ही आप अपने फ़ोन को खोल के और एडिटर में जाइए और यूज़ कीजिए ह्यू एंड सैचुरेशन का ऑप्शन। ह्यू क्या करता है, वो कलर को है ना डार्क कर देगा या फिर लाइट कर देता है। तो 3 तरीके के ह्यू होते हैं, RGB इसको बोलते हैं। RGB ह्यू रहता है, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। तो अगर ह्यू को थोड़ा थोड़ा बढ़ाइएगा तो पहले धीरे धीरे वो पहले रेड होगा, फिर बीच में जाइएगा तो ग्रीन होगा और फिर भी जाइएगा तो ब्लू कर देगा पूरा फोटो को, ठीक है। आपका चेहरा वगैरह सबको ब्लू कर देगा। आपका शर्ट अगर व्हाइट है ना तो ह्यू को जो है बढ़ा दीजिए, ब्लू पे ला दीजिए। देखिए इस तरीके से होता है ह्यू, रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पे बीच में रहता है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे बढ़ाइएगा घटाइएगा और वैसे आपका फोटो जो है बेसिकली ग्रीन से ब्लू हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है। तो खैर ये तो था आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि ह्यू क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है। तो फिलहाल जो बोल रहा है कि ह्यू और सैचुरेशन के लिए जो होता है हमको किस तरीके का इंफॉर्मेशन मिलता है ह्यू और सैचुरेशन से। तो देखिए आपके फ़ोन में शार्पनेस जो होता है ना ह्यू से नहीं होता है। हमने अभी आपको बता दिया कि ह्यू क्या होता है। ह्यू ये होता है कि कलर को चेंज करेगा और सैचुरेशन डार्क मोड और लाइट मोड कर देगा। तो शार्पनेस तो भैया फोटो अगर ब्लर है तो उसको ये कर देता है, क्लियर कर देता है। तो शार्पनेस वो चीज़ होता है। अच्छा, क्रोमिनेंस, पहले चलते हैं फास्फोरेंस में। फास्फोरेंसिन में क्या होता है भैया, इससे है ना किसी भी फोटो को ब्राइटनेस कर दिया जाता है। यानी कि अगर काला है फोटो तो उसको ब्राइटनेस को ही टेक्निकल टर्म में बोलते हैं। ये किसके द्वारा होता है, फास्फोरेंसिन की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, लुमिनेंस क्या होता है भैया, लुमिनेंस होता है कॉन्ट्रास्ट। जो अभी लास्ट लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रहा है और पीछे का स्क्रीन जो है बहुत उजला है और मेरा जो चेहरा हो गया काला हो गया, देख रहे हैं ना काला हो रहा है। तो वैसे मैं काला हूँ नहीं, लेकिन हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया, लुमिनेंस की वजह से। मेरे चेहरे पे लुमिनेंस बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, लुमिनियस इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा ही आ रही है, जिसकी वजह से तो कॉन्ट्रास्ट अगर मेरे चेहरे का बढ़ गया, पीछे का जो है ना लाइट जो है फास्फोरेसिन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरे सामने लुमिनेंस बढ़ गया है, तो मेरे चेहरे का लुमिनेंस घट गया इसकी वजह से, फास्फोरेसिन की वजह से, ठीक है। तो बात देखिए डिटेलिंग में समझिए। डिटेलिंग में ये समझाना है कि फास्फोरेसिन की वजह से क्या होता है कि ब्राइटनेस बढ़ जाता है, ठीक है। और लुमिनेंस से क्या होता है भैया कि कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है घटता है। तो ये दोनों तो होएगा नहीं। शार्पनेस आपको बता दिया। तो ह्यू और सैचुरेशन किससे रिलेटेड है भैया, क्रोमिनेंस से। किससे रिलेटेड है, क्रोमिनेंस से। तो ये रहा आपका आखिरी सवाल। आपका आंसर जो था इसके लिए वो ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर। तो आज का मैं सेशन यहीं पे टर्मिनेट करता हूँ और इस वीडियो पे व्यूज़ आ जाने चाहिए। अगर व्यूज़ नहीं आया भाई तो मैं वीडियो फिर क्रिएट नहीं करूँगा, बहुत जल्द नहीं क्रिएट करूँगा, आराम से लूँगा। इसलिए इस वीडियो पे मैं टारगेट देता हूँ ज़्यादा नहीं, 20 लाइक आना चाहिए और 150 प्लस व्यूज़ आना चाहिए। देखिए न्यू क्या कहते हैं, न्यू क्रिएटर हैं, तो न्यू क्रिएटर के लिए आप लोग समझ कर इसको न्यू टारगेट बेस समझिए। जैसे आप लोग एक बड़ा यूट्यूबर होगा, अब आज तक वो भीख मांगता है भाई लाइक्स का और व्यूज़ का। उसका नाम आप लोग जानते होंगे, लेकिन नाम लेंगे हो सके कॉपीराइट मार दे, इसलिए नाम नहीं लेंगे। लेकिन वो आज भी भीख मांगता, बोलता है इतना लाइक का टारगेट होना चाहिए, इतना व्यूज़ का टारगेट होना चाहिए। उसी बेस पे देखिए वो बड़ा यूट्यूबर है, उस पर आ जाता है, घंटों में मिलियंस लाइक आ जाता है और घंटे में मिलियंस व्यूज़ आ जाता है। तो भैया वो तो भैया मनोरंजन करवा रहा है, ये एजुकेशन फील्ड से है, तो हम अपने हिसाब से मांग रहे हैं। तो भैया 20 लाइक्स और 150 प्लस व्यूज़, तब भाई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कहानी खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।